हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। हम करेंगे डीपीपी सॉल्यूशन, अर्थ प्रेशर थ्योरीज। ठीक है, अर्थ प्रेशर थ्योरीज चैप्टर आपका बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप डीपीपी के क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे होंगे। एक डीपीपी पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट डीपीपी अब लोग आपके लिए ये है। ठीक है, अर्थ प्रेशर थ्योरीज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में हमने बातचीत करी थी, मतलब के नॉट के बारे में ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इज बोथ लेस देन एक्टिव एंड इनएक्टिव, दोनों से कम होता है क्या? पहली बात तो ये। दूसरा, मोर देन अर्थ एक्टिव प्रेशर बट लेस देन इनएक्टिव अर्थ प्रेशर। इनएक्टिव का मतलब हो जाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, नाम थोड़ा सा बदल दिया, अदरवाइज बात एक ही है। इनएक्टिव का मतलब हो जाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो पैसिव अर्थ प्रेशर आपके पास ये चीज हो जाती है। तो बेसिकली आपके पास के नॉट जो होता है, मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया था कि के नॉट जो आपके पास जो होता है विच इज ग्रेटर देन योर एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एंड लेस देन योर पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो दिस इज ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर। ये मैंने सीक्वेंस आप लोगों को लिखवाया था क्लास के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय मतलब के नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। के नॉट की वैल्यू बाय यूजिंग द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू से। इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने एम्पेरिकल रिलेशंस आप लोगों को बताए थे, जैसे के नॉट की वैल्यू को हम 1 माइनस साइन फाई से भी निकालते हैं, तो ये भी एक तरह का एम्पेरिकल रिलेशन आपके पास था। ठीक है, इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे एम्पेरिकल रिलेशन आपको के नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिखवाए थे, उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? म्यू के रिलेशन में पूछा गया है। तो डिवाइड ये क्या हो जाएगा आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर रेस्ट इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर रेस्ट इज गिवन बाय म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो देखो यहां पर जो है, यहां पर आपके पास ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर ये स्क्वायर नहीं है, यहां मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू अपॉन 1 माइनस यू आपका करेक्ट आंसर है। ये हमने काफी बार क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है इसको। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of passive earth pressure, थर्ड क्वेश्चन में आता है, coefficient of passive earth pressure for cohesionless granular soil is represented by। तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में बोला गया है, दिस इज पैसिव अर्थ प्रेशर। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इसको रिप्रेजेंट करते हो 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई, ऐसे ही तो करते हैं। तो केपी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले से अगर आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से ही, तो वही आपको आंसर लिख के चलना है। तो आंसर आ गया आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, द रैंकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। किस अजम्पशन पे आपके पास रैंकाइन थ्योरी बेस्ड होती है? मैंने आपको बोला था कि रैंकाइन थ्योरी के अजम्पशन से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे द रिटेन्ड मटेरियल जो आपके पास है इज होमोजीनियस, बिल्कुल करेक्ट है, एंड कोहेजनलेस, ये भी सही बात है। होमोजीनियस और कोहेजनलेस आपका रिटेन्ड मटेरियल होता है। The frictional resistance between the retaining wall and the retained material is neglected। ये बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी हम क्या करके चलते हैं? रैंकाइन के अंदर नेग्लेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट है, द फेलियर ऑफ द रिटेन्ड मटेरियल टेक्स प्लेस अलोंग अ प्लेन कॉल्ड रप्चर। रैप्चर नहीं है, ये रप्चर है, रैप्चर नहीं है, दिस इज रप्चर। ठीक है, अलोंग रप्चर प्लेन करेक्ट है। इसका मतलब डी आपका करेक्ट हो गया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अजम्पशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारे अजम्पशंस को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। ओके, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन यहां पर, गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट के नॉट आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के आपके पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, केपी आपके पास पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, म्यू आपके पास पॉइजन्स रेशियो, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इज गिवन बाय। तो हमें ये पता है क्या? और ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या पूछा गया, लेकिन क्या हमें यहां से पता है कि के नॉट आपके पास म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू होता है? इसका मतलब इसने पूछा है 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू, मतलब हो सकता है ये पूछ रहा होगा आपसे 1 बाय के नॉट की वैल्यू पूछ रहा होगा। तो 1 बाय के नॉट निकाल लेंगे, कुछ भी ऑप्शन अगर दे रहा है, देखते हैं क्या है ऑप्शन में। अच्छा, डायरेक्ट यही पूछ लिया है। ठीक है, 1 बाय के नॉट मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी क्वेश्चन था ये, तो मुझे लगा वैल्यूज वगैरह होंगी, लेकिन वैल्यूज नहीं थी, तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1 बाय के नॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास डी। आ जाओ नेक्स्ट पे।
ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, द इंटेंसिटी ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी आपको प्रोवाइडेड है एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, ये 10 मीटर डेप्थ आपको प्रोवाइडेड है इन अ ड्राई कोहेजनलेस सैंड विद एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री गिवन है, बढ़िया बात है। एंड द सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ 21.81 किलो न्यूटन, ये सबमर्ज यूनिट वेट आपको गिवन है। इफ द वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल देन आपको करना क्या है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर आपसे पूछा गया है, मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी आपसे पूछी गई है। चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की इसको। जो पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी होती है, ये मुझे पता है कि ये होती है केपी गामा इंटू एच प्लस 2c अंडर रूट ऑफ केपी। क्या, अब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको थीटा बराबर 30 गिवन है। अगर ये थीटा 30 है तो इसका मतलब केपी आपके पास आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 30। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपके पास 3, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3, तो केपी की वैल्यू 3 होगी। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है डेप्थ है 10 मीटर इन अ ड्राई कोहेजनलेस सैंड विद एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है। इफ द वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल, अगर वाटर टेबल आपके पास ग्राउंड लेवल पर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका 10 मीटर की डेप्थ थी, दिस इज 10 मीटर डेप्थ, और वाटर टेबल आपके पास यहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसका मतलब ये सबमर्ज कंडीशन हो गया क्या, एक तरीके से सबमर्ज कंडीशन हो गया। तो प्रेशर डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि दिस इज केपी इनटू गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, साथ ही साथ यहां से यहां तक पानी का प्रेशर भी तो लगेगा, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच, का प्रेशर भी लगेगा। एच यहाँ कैपिटल एच ही है तो इसको आप कैपिटल एच ही लिख दो, तो गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच का फॉर्मूला यहां भी आएगा। इसका मतलब है अगर मुझे यहां से केपी देखना है तो ये तो मैंने बेसिक रिलेशन लिखा था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन में रिलेशन लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा पीपी बराबर केपी इंटू गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई बाय एच प्लस 2c अंडर रूट केपी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये प्रेशर आपके पास आने वाला है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि कोहेजनलेस सॉइल है, गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन है कि सर कोहेजनलेस सैंड है, मतलब सी की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, केपी की वैल्यू 3 हो जाएगी, गामा समझ कितना लेना आपको पता है 21.81, तो गामा समझ लेना है आपको 21.81 मल्टीप्लाई बाय दिस 10, और गामा डब्ल्यू आपको बोला गया कितना लेना है, गामा डब्ल्यू कैन बी टेकन एज 10, तो गामा डब्ल्यू आपको 10 लेना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कितनी है, 21.81 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस ये 100, मतलब 754.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 754.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 754.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 654.3, ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर मैं ये मान लेता हूं 754.3। देखो इस वाले ऑप्शन के इसने 100 जो है वो साथ में पानी के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है, जबकि आपको पानी का इफेक्ट कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो 754.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो 6 का आंसर हो गया आपके पास बी। आ जाओ नेक्स्ट पे, 7th क्वेश्चन पे आया था, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज। मिनिमम प्रेशर जो सॉइल पे लगता है रिटेनिंग वॉल पे, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव अर्थ प्रेशर। दिस इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल। क्लियर है, सिंपल 7th का आंसर। तो 7th क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा, 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में दिया है, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द रिटेन्ड सॉइल द रिटेनिंग वॉल विल टेंड टू मूव। ठीक है, रिटेनिंग वॉल विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल। अगर पीछे की जो सॉइल है वो एक्सेसिव दबाव लगाती है तो वो आपकी दीवार को दूर भेजेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट अगर आपके पास 1/3 है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये अब मैंने आपको बताया था, रिवर्स हो जाता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, दैट इज डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी है, सिंपल है, उड़ा रहे हो क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन देखो, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, अर्थ प्रेशर जो रेस्ट पे है उसको कैसे यूज करते हैं, रैंकाइन थ्योरी, यूलर थ्योरी, स्टोक्स लॉ, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से उसको हम किया जाता है। कैसे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज किया आपने, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यूज किया था, वहां से आपने क्या किया, ये वाला यूज किया, इसी को तो बोलते हैं हुक्स लॉ। तो जब आपने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लगाकर, जब आपने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को अप्लाई किया और वहां पे स्ट्रेन वगैरह लिखा था, और वहीं से आपने के नॉट की वैल्यू को क्या किया था, म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू कैलकुलेट कर लिया था। तो क्या यूज किया आपने, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज करी क्या, बिल्कुल सही बात है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 10th क्वेश्चन का आंसर आ गया डी, 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया डी। आ जाओ 11th क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन phi फॉर कोहेसिव सॉइल्स इज इक्वल टू, कोहेसिव सॉइल्स के लिए, प्योरली कोहेसिव सॉइल्स के लिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है जीरो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है जीरो। अगर मैं बात करता हूं प्योरली कोहेसिव सॉइल, इफ आई टॉक अबाउट प्योरली कोहेसिव सॉइल, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वाले 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास, ए विल बी द राइट आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखो 12th क्वेश्चन क्या सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से कर रहे हो। ये सारे पीवाई क्यों, देखो मैंने बताया था क्लास के अंदर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। द इंक्रीज, सारे पीवाई क्यों नहीं है, मतलब कुछ पीवाई क्यूज हैं, कुछ अलग रहे, ठीक है, तो सारे पीवाई क्यूज नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द इंक्रीज इन द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर is accompanied by the increase in which of the following, angle of shearing resistance, angle of corrosion, torque, power। सीधी सी बात है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आपके पास पैसिव अर्थ प्रेशर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केपी है क्या, केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास 10 स्क्वायर 45 डिग्री 5/2 से, ये इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, ये होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 12th का, 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। आ जाओ 13th क्वेश्चन पे, हाउ इज द लेटरल प्रेशर ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ द सॉइल, लेटरल प्रेशर किस तरह से डेप्थ से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। लेटरल प्रेशर का मतलब अर्थ प्रेशर्स वगैरह है, इसी से बात हो रही है। तो अर्थ प्रेशर वगैरह कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करी होगी, तो हाफ इंटू के गामा एच स्क्वायर, क्या तो डेप्थ से कैसे रिलेटेड है, ये स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेटेड है। बहुत सारे रिलेशन हमने क्लास में किए हैं, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पहले ऑप्शन से ही आंसर आ रहा है, आगे क्यों बढ़ना, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो 13th क्वेश्चन का आंसर आ गया ए। आ जाओ 14th क्वेश्चन पे, एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इंक्रीजेस, अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इंक्रीज कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या आपके पास रिमेन सेम रहेगा, और या फिर नन ऑफ दीज रहेगा। तो इसमें से क्या रहने वाला है, अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपके पास 14 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपके पास इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूछा क्या है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर रहता है 1 माइनस साइन फाई, तो ये वैल्यू अपॉन 1 प्लस साइन फाई, अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ये गिरेगा तो ये वाली वैल्यू गिरेगी, तो बेसिकली के आपके पास क्या हो जाएगा, यहां आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज बेसिकली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास ये हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। आ जाओ 15th क्वेश्चन पे, Which of the following assumption is wrongly stated in regards to the Rankine theory of earth pressure? कौन सा wrong है, the back of the wall is not smooth, यही गलत है, बैक ऑफ द वॉल आपका स्मूथ रहता है, नॉट स्मूथ नहीं, स्मूथ रहता है, यही गलत हो गया। तो 15 का आंसर आ गया आपके पास ए, आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब उस कॉन्फिडेंस से चला करो कि हमें तो पता है, उस कॉन्फिडेंस से चला करो, हमें पता है ये चीजें क्या होती हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रैंकाइन थ्योरी ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर वाज इनिशियली एप्लीकेबल ओनली टू द यूनिफॉर्म, मैंने बताया था आपको, रैंकाइन थ्योरी जो इनिशियली है वो सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए एप्लीकेबल थी। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेल, उन्होंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया और कोहेसिव सॉइल्स के लिए किया। इसका मतलब इसका वाले क्वेश्चन 16th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास डी, दैट इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू द कोहेजनलेस सॉइल, ओनली टू द कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 70th क्वेश्चन बात, द बटरेस इन अ वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, देखो बटरेस क्या होता है, बटरेस आपने देखा होगा कि पुराने वगैरह जो आपके पास होते हैं वहां पे बटरेस वॉल्स देखी होंगी, इस सपोर्टिंग वॉल्स, ये देखो ऐसी सपोर्टिंग वॉल्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली वॉल्स होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली वॉल्स होती हैं कुछ इस तरह से, इसे कहते हैं बटरेस वॉल। तो ये फर्दर आपके पास ये वॉल होगी आगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ऐसे सपोर्ट कर रही है, तो दिस इज नोन एज योर बटरेस वॉल। ये एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत यूज आती थी, कहां काम आती थी, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, तो दिस इज योर बटरेस वॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं बटरेस वॉल। क्या बोल रहा है ये, लेटरल सपोर्ट टू द वॉल,
लेटरल सपोर्ट टू द वॉल, लेटरल सपोर्ट टू द रूफ स्लैब नहीं, वॉल को ही लेटरल सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास ए हो जाएगा यहां पर, लेटरल सपोर्ट टू द अर्थ। आगे आ जाओ, इन अ 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल, इन अ 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल retains dry sand of unit weight 18 and if the coefficient of at rest earth pressure is 0.5, K नॉट आपको दिया है 0.5 और क्या दिया, रिटेन ड्राई सैंड ऑफ यूनिट वेट जो ड्राई सैंड का है वो आपको दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोला क्या है, लेटरल अर्थ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर इज, लेटरल अर्थ प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 6 मीटर इज, तो लेटरल अर्थ प्रेशर आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर आपको गिवन है, के नॉट गिवन है, तो लेटरल अर्थ प्रेशर निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, तो 1/2 के नॉट इंटू गामा एच का स्क्वायर, प्रेशर पूछा है, क्या पूछा है, इन किलो न्यूटन, लेटरल अर्थ प्रेशर, फोर्स नहीं पूछा है, प्रेशर ही पूछा है, तो देखो क्या सिंपल सी चीज है, तो फिर यहाँ आपके पास प्रेशर आ जाएगा, दैट इज के नॉट इंटू गामा इंटू एच, के नॉट 1/2 है, गामा 18 है, एच आपके पास कितना है, एच आपके पास 6 है, एच आपके पास कितना है, एच आपके पास 6 है, ठीक है, एच इज 6, तो के नॉट इंटू गामा इंटू एच, तो ये हो जाएगा 54, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए, बिना कैलकुलेटर के उड़ा रहे हो क्वेश्चंस को, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन के ऊपर, द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन पे क्या दिया जाता है, म्यू अपॉन 1 माइनस न्यू एट रेस्ट कंडीशन पे होता है, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th क्वेश्चन का सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी विल बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, स्कैम्पटन्स बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज वैलिड फॉर, स्कैम्पटन की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी किसके लिए वैलिड होती है, क्ले सॉइल्स के लिए, सिल्ट के लिए, सैंडी के लिए, ग्रेवली के लिए, ठीक है, इसके बारे में हम आगे फाउंडेशन के अंदर भी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्कैम्पटन थ्योरी, जो स्कैम्पटन की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी होती है, ये बेसिकली क्ले सॉइल्स के लिए आपकी सूटेबल होती है, ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर याद रखो, फाउंडेशन जब आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा इन चीजों को और अच्छे तरीके से, कि मेयर ऑफ थ्योरी क्या होती है, स्कैम्पटन थ्योरी क्या होती है, तरजागी की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी क्या होता है, जनरल शियर प्लेन क्या होता है, फेलियर प्लेन, पंचिंग शियर क्या होता है, ऐसा ही चीजें वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ये डीपीपी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच।